हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजस गायधने। मैं आपका सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। कल का जो वीडियो था वो कॉरपोरेट लॉ यूनिट नंबर 3 का ही वीडियो था। आरटीआई एक्ट का ही था, लेकिन वो मराठी में था, फुल्ली मराठी में था। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी। कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया था, कॉल भी किया था, और कुछ ने कमेंट्स भी डाले थे कि आप वीडियो इंग्लिश में बनाइए। तो वही वीडियो जो कल का वीडियो था, वही वीडियो मैं अंग्रेजी में बना के उसके एमसीक्यू जो मराठी में थे वो इंग्लिश में करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजस गायधने, आप सर्च बार में जाइए, तेजस गायधने लिखिए और वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा तेजस गायधने, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी। जैसे एडवांस मेरे प्लेलिस्ट में है, देखिए। जैसे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, स्टैटिस्टिक है, बीकॉम के जो भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं, आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन फाइनल के ही बनाए हैं मैंने। अगर बीकॉम फाइनल के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आपको और सब्जेक्ट के चाहिए, जैसे इनकम टैक्स चाहिए, अकाउंटेंसी के चाहिए, तो वो भी आपको सारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने क्लास में पढ़ाए थे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो हम एमसीक्यू पे आते हैं। देखिए, पहला एमसीक्यू क्या है। आरटीआई एक्ट का एमसीक्यू है। नंबर फर्स्ट, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट आरटीआई। कौन सी कंट्री ने आरटीआई का सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन किया था, तो वो कौन सी कंट्री है। ऑप्शन ए स्वीडन, बी फ्रांस, सी यूएस, या फिर डी इटली। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है स्वीडन। तो सबसे पहले पहला राष्ट्र जिसने आरटीआई लागू किया था अपने देश में, वो था स्वीडन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन डिड स्वीडन इम्प्लीमेंट द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्वीडन ने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आरटीआई कब लागू किया था। तो आरटीआई लागू किया था 1766, 1766 में स्वीडन ने इम्प्लीमेंट किया था आरटीआई को। ठीक है, मतलब भारत से तकरीबन 250 साल पहले, बहुत आगे है ये। नंबर थर्ड, व्हेन वाज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन पास इन लोकसभा इन इंडिया। लोकसभा में ये जो बिल है, आरटीआई का बिल, कब पास हुआ था। ऑप्शन ए 12th में 2005, बी 11th में 2005, सी 15 जुलाई 2005, या फिर डी 15 जून 2005। इसका सही आंसर है लोकसभा। ध्यान दीजिए, लोकसभा। लोकसभा में ये बिल कब पास हुआ था, तो लोकसभा में ये बिल पास हुआ था 11 मई को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 4, व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन पास बाय राज्यसभा। राज्यसभा में ये बिल कब पास हुआ था, तो राज्यसभा में ये बिल लोकसभा के बाद यानी दूसरे दिन पास हुआ था। कब हुआ था, 12 मई को पास हुआ था। नंबर नेक्स्ट, व्हेन डिड द प्रेसिडेंट अप्रूव द राइट टू इंफॉर्मेशन। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ने ये जो बिल है, ये बिल कब अप्रूव किया था। ऑप्शन है जुलाई 15, 2005, बी मई 11, 2005, 12th में 2005, या फिर 15th में 2005। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर है 15 जून 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आरटीआई 2005। ऑप्शन ए इट कंट्रोल्स करप्शन, बी provided people with the right to information, C not necessary for development, and D included in the basic human rights
ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये है कि जो RTI 2005 है इसमें से नीचे से रिलेटेड नहीं है। कौन से जो सेंटेंस है वो RTI से रिलेटेड नहीं है। तो पहला ऑप्शन है करप्शन पे कंट्रोल करता है, ये भी ठीक है। प्रोवाइड पीपल टू राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये भी ठीक है। नॉट नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी नहीं है, यह गलत है, ये तो नेसेसरी है, तो सी गलत है। और डी इंक्लूडेड इन द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये तो बेसिक मूलभूत अधिकार है हमारा। इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन हमारा मूलभूत अधिकार है, ये भी सही है। यानी जो नॉट रिलेटेड है वो नॉट रिलेटेड कौन सा है? नॉट नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट नंबर 7, when was the Right of Information Act implemented in all of India except जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में ये एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? कब इम्प्लीमेंट हुआ था? जब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, साइन कर दिए, तभी से हो गया। तो कब किया था? अभी अभी बताया मैंने, कब किया था? 15 जून को किया था। तो इसका सही आंसर है 15 जून 2005। नेक्स्ट, which since when was the Right to Information Act implemented in 2005? ये वही है, क्वेश्चन बदल दिया है सिर्फ, मतलब उसका फॉर्मेट बदल दिया है, लेकिन वही है कि कब राइट टू इंफॉर्मेशन इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था, कितना कब हुआ था, वही 15 जून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इन 2005? अब फुल्ली इम्प्लीमेंटेड बोल रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने 15 जून को इम्प्लीमेंट किया था, आपने बताया कि इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन ये टोटली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, आंशिक इम्प्लीमेंट हुआ था। जो फुली इम्प्लीमेंटेशन जो है, मतलब कुछ सेक्शन बाकी थे इम्प्लीमेंट करना, तो फुल्ली का फुल्ली यानी जो RTI के जो सेक्शन हैं, RTI के जो केसेस हैं, वो केसेस, शेड्यूल्स, सारे के सारे शेड्यूल्स, सारे के सारे क्लाउजेस, ये सब कब इम्प्लीमेंट हुए थे? तो ये इम्प्लीमेंट हुए थे 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को इम्प्लीमेंट, फुल्ली का फुल्ली इम्प्लीमेंट हुआ था। 15 जून को इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, लेकिन वो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, ठीक है। कुछ सेक्शन हुए थे सिर्फ, लेकिन पूरा नहीं हुआ था, आंशिक हुआ था सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए इसमें पूछा गया है कि फुली इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था 2005 में, कौन से तारीख को, कौन से डेट को हुआ था? वो डेट है 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इम्प्लीमेंटेड इन इट्स इंटायरली, ये पूरा का पूरा इंटायरटी कब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था? यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर पूछा है, वही आंसर है 12 अक्टूबर। यहाँ पे नोट देखिए, नोट लिखी है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज नॉट इनेक्टेड on 15 June 2005, but the entire section of the act come into force on 12 October 2005। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट तो हुआ था 15 जून 2005 को, लेकिन इंटायर सेक्शन नहीं हुए थे, और इंटायर सेक्शन इम्प्लीमेंट हुए 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। उसके बाद 11th नंबर, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसका सही जवाब है, क्या है इसका मतलब? वो पहला राज्य जिसने RTI का इम्प्लीमेंटेशन किया था, सबसे पहले कौन सा राज्य है? वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 1997 में ही किया था इसका इम्प्लीमेंटेशन,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ट्राई टू इम्प्लीमेंट आरटीआई, मतलब ट्राई किया था, इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई किया था, आरटीआई ट्राई किया था, कौन सा स्टेट है? मतलब बिल तो लाया था विधानसभा में, लेकिन वो बिल पास नहीं हो सका। तो वो कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है? फर्स्ट स्टेट जिसने सबसे पहले आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की थी, तो वह सबसे पहला स्टेट है कर्नाटका। और उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया था 1988 1988 में, लेकिन हुआ नहीं, कोशिश की थी। ठीक है, तो कर्नाटका ये जो राज्य है जिसने इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इम्प्लीमेंट द राइट टू इंफॉर्मेशन इन इट्स स्टेट? कब किया था तमिलनाडु ने आरटीआई इम्प्लीमेंट? कब किया था? कब किया था? 1997 में, अभी अभी बताया था मैंने। उसके बाद द सेकंड स्टेट, दूसरा स्टेट इन इंडिया तो इनैक्ट द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट फर्स्ट, जो आरटीआई सबसे पहले लागू किया था। पहला देश, पहला राज्य तो तमिलनाडु है, दूसरा कौन सा है? द सेकंड स्टेट, दूसरा स्टेट कौन सा है? पहला तमिलनाडु, दूसरा कौन सा है? दूसरा है गोवा। ओके, गोवा ने सेकंड स्टेट है जिसने आरटीआई लागू किया था। नंबर 15, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैड इम्प्लीमेंटेड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बिफोर 2005? मतलब केंद्र में जो लागू हुआ था, पूरे इंटायर भारत में लागू हुआ था 2005 को आरटीआई, लेकिन उससे पहले 2005 से पहले भारत के कुल कितने राज्य में, कुल कितने स्टेट में ये आरटीआई लागू हो चुका था 2005 से पहले ही? तो ये लागू हुआ था 9 स्टेट्स में ये लागू हो चुका था। महाराष्ट्र में भी लागू हो चुका था। महाराष्ट्र में 2004 को ही लागू हुआ था। ठीक है, अन्ना हजारे जी ने इसके लिए कड़ा संघर्ष किया था और 2004 को ही महाराष्ट्र में लागू हुआ था। और महाराष्ट्र के पहले ही तमिलनाडु 1997 में हुआ था। उसके बाद बहुत से राज्यों ने भी किया था। उसके बाद एक मूवमेंट चली थी राजस्थान में, और राजस्थान के मूवमेंट चलते ये जो एक्ट हुआ, ये एक्ट लागू किया गया पूरे भारत के लिए। ठीक है, मतलब जो लोकसभा में बिल लाया था 11 मई को, ठीक है, उसके बाद ही लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टेट द एलिगेशन ड्यू टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इफेक्टिव? अभी अभी जो मैंने कहा था, जो एक एलिगेशन हुआ था, वो किस राज्य में एलिगेशन हुआ था? जिसका बेस आरटीआई का बेस है। तो आरटीआई का बेस कह सकते हैं इसको। तो वो किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? तो वो राज्य था राजस्थान। राजस्थान में कुछ एलिगेशन हुए थे आरटीआई के लिए, और उसके चलते आरटीआई का निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेनर of the Chief Information Commissioner when the Right to Information Act 2005 came into force? मतलब उसका मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो हम मुख्य आयुक्त कहते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, जो मुख्य सूचना आयुक्त है, उसका कार्यकाल कितना रहता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अनुसार इसका कार्यकाल कितना रहता है? मतलब 2005 में कितना था? अब तो नया एलिमेंट आया है पिछले साल 2019 में, तो उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। लेकिन 2005 में जब ये एक्ट बना था, तब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कार्यकाल कितने दिन का था? तो ऑप्शन ए 2 years और 65 years इट्स completed, B up to 3 years or age 65 years,
C up to 5 years or age 65 years, D up to 6 years or age 65 years। तो इसका सही आंसर है कौन सा है? ऑप्शन सी, अप टू 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक वो रह सकता है, या फिर अपने खुद के 65 साल तक। ठीक है, 65 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कार्यकाल 2005 में था, अभी नहीं है। हाँ, अभी 2020 में नहीं है, पिछले साल से ही ये बदल गया है, वो भी आएगा अब कितना हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद नंबर 18, हु अपॉइंट्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसको अपॉइंट कौन करते हैं? तो उसको अपॉइंट करते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी सही आंसर है। नंबर 19, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कितने होते हैं? ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक ही होते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितने होते हैं? कितने होते हैं? मैक्सिमम 10 होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करंट टेनर ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। अभी मतलब नाउ, अभी करंट का क्या कार्यकाल है? तो कार्यकाल 2 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, एज पर द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एज पर द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर करता है, या फिर डी चीफ जस्टिस पे निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। अभी ये पिछले साल ही 2019 में ये चेंजेस हुए हैं आरटीआई में। ठीक है, तो अब केंद्र सरकार जब तक जिसको चाहेगी तब तक उसे रख सकती है। मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर। ठीक है, नंबर 21, there is a committee recommending to the president for the appointment of chief information commissioner and information commissioner. Which of the following is not a member of the committee? मतलब आपने अभी भी पढ़ा कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति के लिए अपॉइंट मतलब ओपिनियन देती है, एक कमिटी ओपिनियन देती है राष्ट्रपति को कि ये कुछ लिस्ट है, आप इनमें से ही चुनिए। तो वो लिस्ट बनाने का काम एक कमेटी करती है। ओपिनियन देने का काम, राष्ट्रपति को ओपिनियन देने का काम एक कमेटी करती है। तो वो कमिटी रहती है, उस कमिटी में कौन मेंबर नहीं रहता, ये सवाल पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कमिटी। तो इस कमिटी में कौन नहीं रहते? तो कौन कमिटी के मेंबर नहीं हैं? तो पहला देखिए, प्राइम मिनिस्टर, बी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, सी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा, या फिर डी मिनिस्टर इन द कैबिनेट मिनिस्टर। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन मेंबर नहीं है उस कमेटी का? तो इसका सही आंसर है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा। ये उस कमेटी का हिस्सा नहीं होते। राज्यसभा के अपोजिशन के जो लीडर हैं वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं होते। नंबर 22, there is a committee recommending the president for the appointment of chief information commissioner and information commissioner.
हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी? जो कमिटी होती है, जो कमिटी सजेस्ट करती है प्रेसिडेंट को कि किसको अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट नहीं करना है, इसके बारे में जो सजेशन देती है राष्ट्रपति को, उस कमेटी का चेयरमैन कौन रहता है? उस कमेटी का चेयरमैन कौन रहता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर रहता है, लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट। कौन रहता है इसका चेयरमैन? तो इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, पीएम। नंबर 23, अंडर द RTI Act 2005, if any person in India has requested information from any department of the central government, how much will he have to attach a postal order of rupees? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति RTI के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन मांगता है, इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से, तो उसको एप्लीकेशन के साथ कितने रुपए का पोस्टल ऑर्डर या डीडी जोड़ना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा? 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का, या फिर 25 रुपये का? किस रुपये का, कितने रुपये का? 10 रुपये का। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या फिर डीडी आपको जोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, application for information a person below the poverty line in India, जिसको हम BPL कहते हैं, has to attach a postal order of rupees। अगर कोई BPL धारक व्यक्ति अगर इंफॉर्मेशन के लिए अप्लीकेशन करता है RTI के थ्रू, तो उसको अप्लीकेशन के साथ कितने रुपए का पोस्टल ऑर्डर जोड़ना पड़ेगा? तो उसको कोई शुल्क नहीं लगेगा, उसको कोई फीस नहीं लगेगी, कोई भी पोस्टल ऑर्डर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको कोई शुल्क नहीं लगेगा, 0 रुपीज़ का शुल्क लगेगा इसका, इसलिए सही आंसर है 0। नंबर 25, अंडर द RTI Act, within how many days is it mandatory to provide information to the applicant after submitting the application for information? इसका मतलब हुआ कि RTI के थ्रू अगर किसी ने एप्लीकेशन कर दी तो उसको कितने दिन में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? कितने दिन में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? कितने दिन में? 24, 30, 45 डेज या 60 डेज? इसका सही आंसर है 30 डेज। 30 डेज के भीतर ही, विद इन हाउ मेनी डेज? द विद इन 30 डेज इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अप्लीकेंट को। ठीक है। नंबर 26, इफ द अप्लीकेंट सबमिट द एप्लीकेशन टू द इंफॉर्मेशन ऑफिसर आफ्टर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिपार्टमेंट, application he forwarded to his assistant, then how many days in the applicant expected to receive the information? मतलब ये हुआ कि अप्लीकेंट ने एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास दे दी है किसी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन वो एप्लीकेशन जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसने वो एप्लीकेशन अपने असिस्टेंट को भेज दी, तो ऐसी स्थिति में एप्लीकेंट क्या एक्सेप्ट करेगा कि उसकी इंफॉर्मेशन कब तक रिसीव होंगी? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 5 दिन ज़्यादा लगेंगे, ऐसी स्थिति में 35 दिन तक इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, 35 डेज तक। नेक्स्ट देखिए नंबर 27, इफ द applicant has not provided information within the stipulated period after requesting information from an organization under the RTI Act, or his given incomplete and incorrect information
or has refused to provide information within how many days should the first appeal be loaded with the appeal authority अपीलेटेड अथॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अप्लीकेंट ने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है और उससे इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड हो रही है स्पेसिफिक पीरियड में, वो एप्लीकेशन अगर स्पेसिफिक पीरियड में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो इनकम्प्लीट है, कुछ इनकरेक्ट है, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई गई है, कुछ रिफ्यूज़ कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में वो फर्स्ट अपील कर सकता है। तो वो फर्स्ट अपील अपीलेटेड अथॉरिटी के पास वो फर्स्ट अपील कर सकता है। तो वो कितने दिन के भीतर भीतर उसको फर्स्ट अपील करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 30 डेज़ के अंदर ही उसे फर्स्ट अपील करनी चाहिए। मतलब अगर मैंने अप्लाई कर दिया है किसी इंफॉर्मेशन के लिए 1 जनवरी को, तो 30 जनवरी तक मुझे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। लेकिन 30 जनवरी तक अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे फ़र्स्ट अपील देनी चाहिए कि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अगर मिली है तो टूटी फूटी मिली है, अच्छी नहीं मिली है, और कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई गई है, सिर्फ कुछ ही इंफॉर्मेशन भेजी है। अगर आप फर्स्ट अपील करते हैं तो वो कितने दिन में करनी चाहिए? तो अब 30 जनवरी से आगे 30 दिन के भीतर भीतर आपको फर्स्ट अपील करनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Even after submitting the application to first appellated authority, if the concerned organization has refused to submit the information or is still giving incomplete information, then the within how many days should be second appeal be made? अगर पहली अपील में भी अगर आपने अपील की, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन आई, वो इंफॉर्मेशन भी अगर कुछ इनकम्प्लीट है या फिर उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, ऐसा कुछ होता है, तो आप सेकंड अपील भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अपील कर सकते हैं। अगर आप सेकंड अपील करते हैं तो वो कितने दिनों के भीतर करनी चाहिए सेकंड अपील? तो इसका सही आंसर है 90 डेज़ के भीतर आपको सेकंड अपील करनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने उदाहरण दिया था कि मैंने 1 जनवरी को एप्लीकेशन दिया है इंफॉर्मेशन के लिए, 30 जनवरी तक वो मिलना चाहिए, इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आपने अपील कर दी तो 30 दिन के भीतर आपने अपील कर दी, यानी 30 फरवरी तक, 30 फरवरी नहीं, फरवरी तो नहीं होता, 29 फरवरी तक आपका टाइम होता है फर्स्ट अपील का। अगर उसके बाद भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप फर्स्ट मतलब 29 फरवरी से 30 दिन 90 डेज़ 90 दिन तक आप दूसरी अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन 29 व्हेन सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑर्डर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अ पोस्टल ऑर्डर और ड्राफ्ट ऑफ ₹10 is given along with the application in whose favor name। आप किसके फेवर में वो 10 रुपये का ड्राफ्ट बनाएंगे या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाएंगे? अगर आपने एप्लीकेशन किया है आरटीआई के थ्रू तो आपको उस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी जोड़ना पड़ता है, पोस्टल ऑर्डर या फिर डीडी जो कुछ भी है वो जोड़ना पड़ता है। तो वो किसके फेवर में होना चाहिए? किसके फेवर में? इंफॉर्मेशन ऑफिसर के फेवर में, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के फेवर में, अकाउंटिंग ऑफिसर के फेवर में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के फेवर में? किसके फेवर में? तो वो आपको जो पोस्टल ऑर्डर लिखना होगा 10 रुपये का, वो अकाउंटिंग ऑफिसर के फेवर में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 30, हाउ मच
is the contribution payable for its A4 A3 size coffee while obtaining information under RTI Act। अगर आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं और इंफॉर्मेशन कुछ पेजेस होते हैं, तो A4 A3 साइज़ का जो कॉपी होती है, पेजेस होता है, उसके लिए कितना चार्ज लगता है पर पेजेस के लिए, पर पेज के लिए कितना चार्ज लगता है, कितना पैसा लगता है। तो इसका ऑप्शन है 2 रुपीज़ पर पेज, 3 रुपीज़ पर पेज, सी है 1 रुपीज़ पर पेज, या डी 5 रुपीज़ पर पेज। इसका सही आंसर है, आपने अगर RTI से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी हो तो आपको पता होगा कि उसका 2 रुपीज़ पर पेज का चार्ज लगता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 31, under the RTI Act 2005, if person want to get information, how much will the information officer charge every hour after the first hour for inspection of records? अगर कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड हम बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड हम मतलब कॉपी के थ्रू नहीं मांग सकते, बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। तो ऐसे में अगर आपको उस रिकॉर्ड में से कुछ चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको खुद उस ऑफिस में जाना होगा उस रिकॉर्ड के लिए। वो आपको लेटर देंगे कि आप उस दिन आ जाइए, इस टाइम को आ जाइए, वो आपको रिकॉर्ड अवेलेबल कर देंगे। अगर रिकॉर्ड अवेलेबल कर देंगे तो आप वहाँ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप अपनी कुछ नोट्स लेके जाइए या फिर आप कुछ कैमरा लेके जाइए, आप जो जो लगता है आप वहाँ का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस रिकॉर्ड में से। तो जो पहला घंटा है, पहला जो आवर है, पहला आवर वो आपके लिए फ्री होता है। आप फ्री में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पहले घंटे के। उसके बाद जितने भी घंटे आप वो इंफॉर्मेशन देखते हैं, हर घंटे के लिए कितना फीस लगती है, कितना चार्ज लगता है। तो इसका सही आंसर है 5 रुपीज़ पर आवर। ऐसी स्थिति में 5 रुपीज़ पर आवर आपसे चार्ज लिया जाएगा। नंबर 32, इफ़ अ पर्सन वांट टू गेट information in diskette or floppy under RTI 2005, how much did the information officer charge for each diskette or floppy? अगर आप इंफॉर्मेशन किसी फ्लॉपी में, किसी पेन ड्राइव में, या फिर किसी 2 GB पेन ड्राइव में, या फिर किसी डिस्केट या फ्लॉपी में लेना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, मतलब सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं इंफॉर्मेशन की, तो वो सॉफ्ट कॉपी इंफॉर्मेशन के लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा एवरी डिस्केट या एवरी फ्लॉपी के लिए, इस डिस्केट या इस फ्लॉपी के लिए। तो इसका चार्ज लगेगा आपको 50 रुपये पर फ्लॉपी पर डिस्केट। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 33, इफ़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ फाउंड गिल्टी under section 20 subsection 1 or section 7 subsection 1 of the Right to Information Act 2005, how much financial penalty can be imposed on the information officer? अगर इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कुछ गलती होती है तो सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के थ्रू उसको कितने रुपए की फाइनेंशियल पेनल्टी, फाइनेंशियल ऑफिसर पर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर कितने रुपए की फाइनेंशियल पेनल्टी बैठती है, कितने रुपए का चार्ज लगता है उसके ऊपर। चार्ज या बोले चार्ज नहीं, पेनल्टी, कितने रुपए की पेनल्टी उस पर लगती है। ऑप्शन ABCD दिया है, ₹35 पर डे, मैक्सिमम 25,000, ₹250 पर डे, मैक्सिमम 25,000, सी है ₹300 पर डे, मैक्सिमम 30,000, या फिर डी ₹200 पर डे, मैक्सिमम 20,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ₹250 पर डे, ₹250 पर डे, या फिर मैक्सिमम
25,000. Next question. How many cases, clauses and schedules are there in RTI Act? RTI Act में कितने चैप्टर होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, कितने सबसेक्शंस होते हैं, कितने शेड्यूल्स होते हैं, कितने होते हैं? द ऑप्शन ए 6 cases, 31 clauses and 2 schedules. B 5 cases, 35 clauses and 3 schedules. C में लिखा है ऑप्शन सी 7 cases, 35 clauses and 3 schedules. और ऑप्शन डी है 8 cases, 3 clauses and 2 schedules. तो इसका सही आंसर है आंसर ए. आंसर ए 6 cases and 31 clauses and 2 schedules. कितने से यहाँ पे लिखा है. आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इंफॉर्मेशन कैन बी रिक्वेस्टेड अंडर RTI? RTI के अंडर आप कितनी पुरानी इंफॉर्मेशन, कितने साल पुरानी इंफॉर्मेशन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मांग सकते हैं? कितनी पुरानी? 5 ईयर पुरानी, 10 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड या 15 ईयर ओल्ड? कितनी? तो इसका करेक्ट आंसर 20 ईयर ओल्ड. ठीक है, तो ये हो गए आपके MCQs. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.